बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये आज शुरू करेंगे। इसके बारे में मैं तुम्हें पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। इसमें कुछ टर्म्स का यूज़ होगा, जैसे कि क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम इस तरह से लिखेंगे ए कोमा बी, स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी। फिर है क्रमित युग्मों की समानता, ए कोमा बी इज इक्वल टू सी कोमा डी। जब हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये युग्म बन जाता है। क्रम से लिखा है तो क्रमित युग्म। अगर ये इक्वल है तो इसका रूल होता है कि फर्स्ट वाला फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड एलिमेंट के इक्वल। ए और सी इक्वल होंगे, बी और डी इक्वल हो जाएंगे। फिर है समुच्चयों का कार्तीय गुणन। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, ये ए एक समुच्चय है, बी एक समुच्चय है। इन दोनों का जब गुणन करेंगे तो वो उसका जो आंसर आता है वो क्रमित युग्म की फॉर्म में आता है, ए बी फॉर्म में आता है। और ये पहला वाला पहले वाले समुच्चय में से होता है और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे समुच्चय में से होता है। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इसमें ये कंडीशन होती है कि ए भी जीरो नहीं होना, फाई नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, और ना ही बी समुच्चय रिक्त समुच्चय होना चाहिए। यदि ए या बी में से कोई भी एक समुच्चय रिक्त समुच्चय हो गया तो ए क्रॉस बी का आंसर भी फाई आएगा और बी क्रॉस ए का आंसर भी फाई आएगा। जब हम गुणा करेंगे तब हम ये देखेंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये अलग अलग इनके आंसर आते हैं। इसके बाद अब फोर्थ पॉइंट देखो, यदि ए और बी में एम क्रॉस एन अवयव हैं, मतलब एम तो हो गए, ए वाले समुच्चय में एम अवयव हो गए और बी वाले समुच्चय में एन अवयव हैं, तब ए से बी में संबंधों की संख्या 2 की घात m क्रॉस n होती है। अच्छा, इसके बाद संबंध होता है क्या? अब ये देखो, मैंने थोड़ी सी टर्म्स बता दी हैं आपको। अब संबंध देखो, जब हमारे ए में जितने अवयव हैं, बी में कुछ अवयव ए में हैं, कुछ अवयव बी में, यदि ए के कुछ अवयव का ही प्रतिबिंब बी में बनता है तो इसको कुछ अगर बच जाते हैं, जैसे 1 2 3 यहाँ बच गए, तो ये रिलेशन होगा, संबंध होगा। अब देखो, इसमें इसके जो अवयव हैं वो उसे कहते हैं प्रांत, और समुच्चय बी के जो अवयव हैं उन्हें कहते हैं सहप्रांत। ये जो अभी तुम्हें ऊपर बताया था मैंने कि ए कैपिटल ए में से होता है, तो देखो यहाँ के जो एलिमेंट हैं वो स्मॉल ए होंगे और वो प्रथम अवयव होंगे, फर्स्ट एलिमेंट ए। अभी जब तुम्हें थर्ड पॉइंट में मैंने समुच्चय का कार्तीय गुणन बताया था, उसमें बताया कि स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए को बिलोंग करता है, तो ये स्मॉल है, ये इसमें से होगा। और सहप्रांत द्वितीय अवयव, जो दूसरा वाला अवयव बी था हमारा, ऊपर बताया था तुम्हें, तो वो बी समुच्चय में से होगा। तो अगर यहाँ पे कुछ बच जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं संबंध। और अगर इनमें से कोई भी नहीं बचता, जैसे इसमें प्रत्येक अवयव का यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसे कहते हैं फलन। फलन में ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब बी में बनता है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई बच जाए, यहाँ पे हो सकता है ऐसा। अच्छा, अब एक मैंने वर्ड बोला प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब को भी समझो कि यहाँ पे कोई एलिमेंट x है मान लो, यहाँ कोई एलिमेंट y है मान लो, तो y जो है वो x का प्रतिबिंब है।
इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं कि x जो है वो y का पूर्व प्रतिबिंब है। इसको प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं और पूर्व प्रतिबिंब को इंग्लिश में प्री इमेज कहते हैं। कहीं कहीं हम इन टर्म्स का यूज़ करेंगे, इमेज, प्री इमेज, तो आप तब ध्यान रखना कि इमेज क्या होता है और प्री इमेज क्या होता है। इसके बाद आगे करते हैं हम। इसके बाद एक आता है अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। हम x को, तुमने ऐसा ग्राफ बनाया होगा 9th 10th में, x को कोई भी वैल्यू देते जाएं और y की सेम वैल्यू रहे तो उसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। एक वास्तविक फलन f फ्रॉम r टू r, r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये भी r वास्तविक संख्या, इस प्रकार हैं कि f(x) = c। यहाँ जो बिंदु है वो c है, 0c। इस बिंदु का नाम 0c, जहाँ c अचर है। c का कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6, किसी भी नंबर पे तुमने ग्राफ बनाए हैं काफ़ी अच्छा। या फिर ये तो तुम्हारा ग्राफ के हिसाब से हो गया। अब इसमें क्या है कि जैसे x1 x2 x3 तीन अवयव हैं a में और उनकी प्रतिबिंब v में जो बन रहा है वो एक ही प्रतिबिंब बन रहा है y, तो ऐसे फलन अचर फलन होते हैं। b में यहाँ पे देखो एक ही इमेज बन रही है y, तो ऐसे फलन जो होते हैं वो अचर फलन होते हैं। इसके बाद आता है तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। इसका होता है f(x) = x। जैसे कि तुमने वो बनाया था कभी ग्राफ y = x, यही मतलब है इसका। y = x का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। अब फलन है तो इसके प्रत्येक अवयव की इमेज इसमें ज़रूर होगी। x1 की इमेज y1, ये a समुच्चय है, ये b समुच्चय है। x1 की इमेज y1, x2 की इमेज y2 और x3 की इमेज y3। इसका जो प्रांत है f का प्रांत वो वास्तविक संख्याएं हैं, r वास्तविक संख्याएं, और इंग्लिश में इसे हम रियल नंबर्स भी कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को r की फुल फॉर्म वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स। f फ्रॉम x y, और इसमें x और y इक्वल होता है। यहाँ तो मैं बताया था ग्राफ x और y इक्वल होते हैं और x रियल नंबर को बिलोंग करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बहुपदीय फलन। बहुपद तुमने पढ़े हैं, जैसे ये y = x² + 1, ये सब जिसकी भी घात धनात्मक होती है, x की घात 2 जैसे है, और जितने मर्जी पद हों उसमें, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। ये तुम पढ़ चुके हो 8th 9th 10th में। तो y = a0 + a1x + एंड सो ऑन an x⁴n। इसका ग्राफ इस टाइप से कुछ आता है। फिर है मापांक फलन। मापांक फलन किस टाइप से होते हैं? y = मॉडुलस x। मतलब अगर हम यहाँ पे 1 है तो भी यहाँ पे 1 आया आंसर, और अगर -1 है तो भी आंसर 1 है। जैसे ये f(x) है mod x, अब f को -1 वैल्यू दें तो भी 1 आ जाए आंसर, और f को +1 वैल्यू दें तो भी आंसर 1 आए। इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें कहते हैं मॉडुलस फंक्शंस, मापांक फंक्शन। उसमें क्या होता है कि अगर x 0 से छोटा है तो f(x) की वैल्यू -x, और 0 से बड़ा है तो x। यहाँ देखो -1 जो लिया मैंने 0 से छोटा लिया है, इसमें 1, क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है, प्लस साइड में बन रहा है, 1 आ गई। और अगर हम प्लस वैल्यू लेते हैं 0 से बड़ा 1 तो भी इसमें 1 आ रहा है। तो ये ऐसे जो फलन होते हैं ये मापांक फलन कहलाते हैं। एक होते हैं चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शंस। ये 0 से बड़े जितने भी अवयव हैं
उनके लिए y का मान 1 है और 0 से छोटे जितने भी फलन हैं उनका मान माइनस में जा रहा है, -1। 0 से छोटे, ये x का 0 छोटा, y यहाँ माइनस में आ रहा है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे इसमें f(x) इजिकल टू, अगर x 0 से बड़ा है तो 1 वैल्यू, x 0 के इक्वल है तो 0, ये 0 यहाँ पे आएगा इस जगह पे और भरा हुआ गोला, और x अगर 0 से छोटा है तो -1। इसके बाद इसमें अगर हम देखें इसका प्रांत, तो रियल नंबर सारे हैं, x को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। प्रांत का मतलब x को कोई भी वैल्यू देना, x को 0 से बड़ी भी कोई वैल्यू दे सकते हैं और 0 से छोटी भी कोई वैल्यू दे सकते हैं। इसका प्रांत हो गया r। और इसका अगर परिसर देखें, एक वर्ड होता है परिसर, तो जो भी हमारा f(x) में आंसर आ रहा होता है वो परिसर होता है। अभी आगे इसको और क्लियर समझेंगे बाद में, अभी शॉर्ट में ये चीज़ परिसर वर्ड बता रही हूँ, अभी आगे और है इसमें। अब है वास्तविक फलनों का बीजगणित। f और g दो फंक्शन हैं, इनको जोड़ेंगे तो f(x) + g(x) अलग अलग खुल जाता है ये। इसका अंतर करेंगे, ये भी अलग अलग हो जाएगा, f(x) - gs। अगर किसी अदिश से इसकी गुणा करते हैं a f(x), तो इसका a को बाहर लिख सकते हैं, f(x) को अंदर। अब दो की गुणा कर रहे हैं, दो फलनों की f और g की, तो f(x) × gx, और दो की भाग कर रहे हैं तो f(x) / gx। अब इसकी हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3 एंड 1/3 के इक्वल है तो x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसमें फर्स्ट वाला अवयव फर्स्ट अवयव के इक्वल रख देंगे, मतलब x/3 + 1 = 5/3। इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखो, x/3 + 1 = 5/3। यहाँ से सॉल्व करेंगे हम तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ऐसे y - 2/3 का 1 के इक्वल रख देंगे, इसको सॉल्व करना, y की वैल्यू आ जाएगी 1। अगला क्वेश्चन है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं और समुच्चय B में 3, 4, 5 है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 अवयव हैं, मतलब NA में 3 हैं, B में 3 है, 3, 4, 5, तो B में NB = 3, इसमें भी 3 अवयव हैं। अब A क्रॉस B में 3 × 3 9 अवयव हो जाएंगे। अभी तुम्हें पीछे बताया था M क्रॉस N वाला, वो वाला सूत्र इसमें लग रहा है। N मतलब नंबर ऑफ संख्या, नंबर या संख्या। A क्रॉस B में कितने होंगे, 3 × 3, ये वाला 3 × ये वाला 3, 3 × 3 9। A क्रॉस B में अवयव की संख्या 9 होगी। अब थर्ड क्वेश्चन है इसके बाद, यदि G = 7, 8, H = 5, 4, 2, तो G क्रॉस H की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो, G को लिया 7, 8, H को लिया 5, 4, 2। G क्रॉस H करेंगे तो ये वाला जो 7 है, पहले इसका इन तीनों के साथ क्रमिक युग्म बनाएंगे। 7 का पहले बन गया 5 से, ये लिख दिया। 7 का बन गया 4 से, यहाँ लिख दिया। 7 का बन गया 2 से, ये लिख दिया। इसके बाद 8 का इन तीनों से ही क्रमित युग्म बनाएंगे। 8, 5, ये लिख दिया। 8 के साथ 4, ये आ गया, और 8 के साथ 2, ये आ गया। ये हमारा क्रमित युग्म बन गया। इसके बाद H क्रॉस G, H वाले में 5, 4, 2 पहले लिखेंगे, 7, 8 बाद में लिखेंगे। 5 के साथ 7, 8, मतलब 5 के साथ 7 और 5 के साथ 8। फिर ये 4 लिया, 4 के साथ भी दोनों लिखेंगे, 4, 7 और 4, 8। फिर 2 के साथ भी दोनों लिखेंगे, 2, 7 और 2, 8। अब देखो, तुम्हें मैंने एक पीछे बताया था कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होते। तो अब देखो, G क्रॉस A और H क्रॉस G। अब A की चार एलिमेंट देख लो, ये 7, 5 है, ये 5, 7 है, तो यही डिफरेंस आ गया। आगे भी सब में ऐसे डिफरेंस है, तो ये दोनों इक्वल
नहीं होते। अब है फोर्थ क्वेश्चन, P Mn और Q Nm। इसमें P में भी 2 नंबर हैं, Q में भी 2 नंबर हैं। अगर हम P क्रॉस Q करते हैं तो जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन में यही चीज़ थी कि 2 क्रॉस 2 कर दिया 4, तो P क्रॉस Q में 4 युग्म हैं। कौन कौन से 4 युग्म हैं? पहले तो M के साथ इन दोनों करेंगे Mn और Mm, फिर N के साथ इन दोनों करेंगे N के साथ N और N के साथ M। अब ये देखो, अब जो हमें दिया हुआ युग्म है, इसमें पूछा है कि दिए हुए युग्म के इक्वल है या नहीं है। दिए हुए युग्म में हमारे पास 2 ही दे रखे हैं, Mn और Nm, और जबकि हमारे पास इसमें आ गए ये 4, तो इसका मतलब दिए हुए P क्रॉस Q के इक्वल नहीं है, ये बात असत्य है। इसी का ही सेकंड पार्ट है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय, मतलब A भी एम्प्टी सेट नहीं है, B भी एम्प्टी सेट नहीं है, तो A क्रॉस B क्या 5 होगा? A क्रॉस B भी क्या अरिक्त समुच्चय होगा? हाँ, जब A भी अरिक्त है, एम्प्टी सेट नहीं है, कुछ ना कुछ अवयव हैं, B में भी कुछ अवयव हैं, तो A क्रॉस B में भी कुछ ना कुछ अवयव होंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट है, A हमें 1 2 दिया है, B हमें 3 4 दिया है। हमें निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। B तो 1 2 है, सॉरी A 1 2 है, B 3 4 है और ये इंटरसेक्शन 5। अब किसी का भी इंटरसेक्शन आप 5 से करोगे तो 5 ही आता है, मीन्स अरिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। अब 1 2 ये समुच्चय A है, इसको 5 से करोगे कार्तीय गुणन तो ये भी 5 आएगा, तो इसका मतलब ये भी सत्य है। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन आपका, यदि A -1 और 1 है तो A क्रॉस A ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन वैसे कट हो गए हैं, लेकिन थोड़ा ये बता देती हूँ मैं आपको। जैसे -1 और 1 है, A क्रॉस A -1 × 1, पहले -1 की इन दोनों से करोगे, फिर 1 की इन दोनों से करोगे, ये आ जाएगा आंसर। फिर A क्रॉस A को एक ब्रैकेट में रखोगे, एक को रखोगे, अब ये -1 की इन दोनों से करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 6, A क्रॉस B AX AY BX BY। मैंने बताया था कि पहला वाला एलिमेंट पहले में से होता है और दूसरे वाला दूसरे में से, मतलब A और B जो गए वो A में से हो गए और X और Y ये B में से हो गए। हमें यही बताना था A क्या है और B क्या है। तो इसका आप रीज़न लिख सकते हैं कि अवयव का पहला एलिमेंट पहले समुच्चय में से होता है। ये यहाँ पे आप रीज़न भी लिखोगे इसका कि अवयव का पहला किसी भी क्रमित युग्म का पहला अवयव पहले समुच्चय में से होता है और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय में से होता है। तो इसमें A और B तो A को बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी लिख दो, A और B A को बिलोंग कर रहे हैं और X और Y ये B को बिलोंग कर रहे हैं। तो A में AB समुच्चय ऐसे बनेगा और B में समुच्चय XY बन जाएगा। अगला है 7th क्वेश्चन, हमें ये दिया हुआ है A 1 2 B 1 2 3 4 C 5 6 and D 5 6 7 8। सिद्ध करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C ये A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C के इक्वल है। तो B इंटरसेक्शन C पहले LHS लेके सॉल्व करोगे, यहाँ से इसको B इंटरसेक्शन C निकाल लोगे, यहाँ देखोगे B इंटरसेक्शन C 5 आ जाएगा। और जब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C करोगे, A 1 2 है, B इंटरसेक्शन C 5 है, तो इन दोनों का कार्तीय गुणन 5 आ जाएगा। अब इसी के RHS करते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। पहले A क्रॉस B निकाल लो, तो A क्रॉस B ये आपको बताया हुआ है कि कैसे क्रमित युग्म बनने हैं, पीछे सिखाया अभी। फिर A क्रॉस C निकाल लो, 1 2 का 5 6 के साथ, 1 2 का पहले 1 का 5 और 6 के साथ, फिर 2 का 5 और 6 के साथ। अब इन देखो इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन हैं, तो यहाँ पे सबको इकट्ठा लिख दिया। और अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो दोनों में सेम हो, तो इसका आंसर आ जाएगा 5।
तो हम क्या देंगे, ये हैंस यहाँ पे लिख देना, ए क्रॉस बी यहाँ आता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब इसके बाद तो इसको हैंस प्रूव्ड यहाँ पे लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड। अगला है सिद्ध करना है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। तो ए क्रॉस सी निकाल लो, बी क्रॉस डी आप निकाल लो। ठीक है, आपको निकालना सिखा दिया है कि जैसे 1 की 5 6 के साथ करोगे, फिर 2 की 5 6 के साथ करोगे, ऐसे इसमें बहुत सारे अवयव हैं। 1 की पहले इन चारों से करोगे, 5 6 7 8 से, फिर 2 की सबसे करोगे। अब देखो ये दोनों 1 5 भी इसमें है, 2 5 देखो है क्या नहीं है, 2 5 भी है, 1 5 भी है, 1 6 देखो है क्या नहीं है, इसमें 1 6 भी है, और 2 6 देखो, ये 2 6 भी है। तो हम लिख देंगे ए क्रॉस सी का प्रत्येक अवयव बी क्रॉस डी में है, अतः ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट हो गया, मीन्स उपसमुच्चय है। अब है 8वां क्वेश्चन, देखते हैं। ए है 1 2, बी है 3 4। हमें निकालना है ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो ए क्रॉस बी ये निकाल लोगे आप। ए क्रॉस बी में अवयव कितने हैं, 4, 1 2 3 4। वैसे तो मैं सिखा रखा है 2 × 2, इस मेथड से भी करते हो 2 × 2, और यहाँ भी देख सकते हो 1 2 3 4, 4 अवयव हैं। तो उपसमुच्चय कितने होंगे इसके, 2 की घात 4, तो ये 16 हो जाएंगे। तुम्हें इसमें बताई थी, समुच्चय वाले चैप्टर में ये बात बताई थी, 2 की घात n वाला, वो सूत्र इसमें लग रहा है। अब उसमें है कि सभी उपसमुच्चय की सूची बनाइए। तो ये इसकी सूची है 5, पहले 1 3 1 4 2 3, ये पहले एक एक करके ले लेंगे, 2 4, ये सब एक एक करके। फिर दो दो के सेट में 1 3 1 4 एक समुच्चय में रख देंगे, 1 3 2 3 एक समुच्चय में रख देंगे, 1 3 2 4 एक समुच्चय में रख देंगे। जैसे ये पहले ये 1 3 अलग लिया, 1 4 अलग लिया, 2 3 अलग लिया, 2 4 अलग लिया। फिर दो इसके साथ इसका समुच्चय बनाओ, 1 3 के साथ 1 4 का, फिर 1 3 के साथ 2 3 का समुच्चय बनाओ, फिर 1 3 के साथ 2 4 का समुच्चय बनाओ, उसके बाद 1 4 के साथ 2 3 का समुच्चय बनाओ, 1 4 के साथ 2 4 का समुच्चय बनाओ, 2 3 के साथ 2 4 का समुच्चय बनाओ। तो ये सब समुच्चय बना के फिर 3 3 का 1 2 3 को लो इकट्ठा, फिर 1 2 3 इन तीनों को इकट्ठा लो, फिर इसमें इन तीनों को बाद के ये जो 3 है 1 4 2 3 और 2 4 इन तीनों को इकट्ठा लो। तो यहाँ इस लाइन में मैंने एक एक वाले लिख दिए, यहाँ पे इन 2 लाइनों में 2 2 वाले समुच्चय जो इकट्ठे करें वो लिख लिए हमने। यहाँ पे हमने 2 लाइनों में जो 3 3 वाले हैं वो लिख लिए, और इस लाइन में मैंने चारों को इकट्ठा करके, कोई भी समुच्चय अपना भी उपसमुच्चय होता है, तो इसमें चारों को इकट्ठा करके लिख दिया। अब 9th क्वेश्चन है कि ए तथा बी में 2 समुच्चय हैं, मतलब n, और दे रखा है हमें एन ए में तो 3 अवयव हैं, ए में 3 अवयव हैं और बी में 2 अवयव हैं। वो अवयव कैसे हैं, x1 है, y2 है और z1 है। ये बताया था तुम्हें कि पहला जो अवयव है वो पहले समुच्चय में और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय में होता है। तो x y z ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो x y z इस ऐसे लिखेंगे हम। 1 और 2 बी को बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 और 2 हम ऐसे लिखेंगे। इसमें ये भी लाइन लिख देना आप कि यहाँ पे कि पहले किसी भी क्रमित युग्म का, यहाँ मैं लिख के बताया था तुम्हें, किसी भी क्रमित युग्म का पहला अवयव पहले समुच्चय में और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय में और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय में बिलोंग करता है। तो ये आप लिख दोगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 10वां, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। तो 9 अवयव जो हैं वो -1 0 और 0 1, ए क्रॉस ए में हमें ये दिया हुआ है। तो जब -1 × -1 कोमा -1 और 0 ये ए क्रॉस ए में है,
मतलब -1 ए को बिलोंग कर रहा है और 0 भी ए को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ए क्रॉस ए में एक तो हमने ये समीकरण यहाँ 1 पॉइंट दे दिया इसको। अब 0 1 बिलोंग कर रहा है तो 0 ए में बिलोंग कर रहा है और 1 ए में बिलोंग कर रहा है, इसको हम दूसरा नंबर दे देते हैं। तो अब देखो -1 0 और 1 तीनों ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो ए किस टाइप का होगा, -1 0 1 के इक्वल होगा। अब आप इसके बाद ये ए क्रॉस ए के सारे अवयव लिखोगे और उसके बाद फिर आप शेष अवयव जो बचे हुए अवयव हैं वो आप लिखोगे। ये आप अपने आप करोगे क्वेश्चन और सारा मुझे होमवर्क आप फुल करके आप चेक भी कराओगे। ओके, कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो जाके। कुछ भी आपको समझ में ना आया हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप इसको पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूँगी। ओके।